तो अभी तक हमने आगे के 2 वीडियोस में देखा कि ब्लॉकचेन के क्या फ़ायदे हैं, उससे कैसा इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे हमें, और क्या प्रॉब्लम्स अभी तक हम फेस कर रहे थे जो ब्लॉकचेन सॉल्व कर सकता है। अभी तक मैंने काफ़ी सारे आपको आइडियाज़ दिए जो आपको काफ़ी स्कैटर्ड लग रहे होंगे या फिर एक कनेक्ट नहीं बिठा पा रहे होंगे आप ब्लॉकचेन के साथ। तो अब से हम जो सीखेंगे इट विल बी द टेक्निकल साइड ऑफ ब्लॉकचेन, कि कैसे ये बिहाइंड द कर्टन्स परफॉर्म करता है और क्यों इतने फ़ायदे ये हमें दे पा रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो जैसे कि सपोज आपको एक घर अपना बेचना है, तो ये पार्टी ए है, ये आप हैं, आपके पास एक घर है जो आपको सेल करना है, तो आप कांटेक्ट करेंगे एक ब्रोकर को। ब्रोकर आपको पार्टी बी के साथ मिलाएगा जिसको घर खरीदने में इंटरेस्ट है, तो वो कांटेक्ट कराएंगे आपको पार्टी बी के साथ। तो अभी तक क्या हुआ, आपने ब्रोकर के साथ कांटेक्ट किया, ब्रोकर ने बी के साथ कांटेक्ट किया, आपको बी के साथ कांटेक्ट करवाया ब्रोकर ने, तो इतना काम किया। अभी बी पार्टी को आपका घर पसंद आ गया एंड वो इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए। तो बाद में काफ़ी सारे फैक्ट्स आते हैं, जैसे उसके बाद आता है बैंक, गवर्नमेंट, ऐसे काफ़ी सारी एजेंसीज आती है जो भी अपने तरीके से परफॉर्म करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीले बनता है घर का ट्रांसफ़र करने में, पेमेंट रिसीव करने में। तो आप भी बैंक के साथ कनेक्टेड होंगे क्योंकि आपका पेमेंट आने वाला है, आप भी गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होंगे क्योंकि आप एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट को कि मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। पार्टी बी भी इन दोनों एजेंसीज के साथ कनेक्टेड होंगी। तो क्या हो रहा है, अभी हर एक बंदा अलग अलग जगहों पे कनेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ए बी को कहेगा, अभी बी को ब्रोकर को कहेगा, ब्रोकर बी पार्टी ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, बी पार्टी घर देखने में थोड़ा टाइम लगाएगी। उसके बाद क्या होगा, बी बैंक को कांटेक्ट करेगी कि मुझे लोन चाहिए या फिर मैं एक पेमेंट ट्रांजैक्ट करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो ऐसी काफ़ी सारी जब चीज़ें होती हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, पेमेंट जल्दी रिसीव नहीं होता है, और उसकी वजह से पूरा पेमेंट जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये है एक ट्रेडिशनल फंक्शनिंग मॉडल जिसके ऊपर आज का एक पूरा वर्ल्ड फंक्शन कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन से इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जैसे हमने देखा कि काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्सिटी है पुराने मॉडल में, तो अब हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन इसमें कैसे बेनिफिट कर सकता है। तो ब्लॉकचेन क्या काम करता है, इट एक्ट्स एज अ क्लाउड सर्वर। एक क्लाउड पे आपका सारा डेटा चला जाएगा, कि जिससे क्या होगा कि हर एक जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इस क्लाउड पे होगा। तो अब क्या हो रहा है कि इस क्लाउड पे जितना भी डेटा है, अभी जैसे आपको वही घर का एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं, तो पार्टी ए है, ब्रोकर है, पार्टी बी है और ओवरलुकिंग एजेंसीज हैं। अभी क्या होगा कि ए के पास एक क्लाउड पे एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है, कि जिसके अंदर वो सारा डॉक्यूमेंटेशन और उसका जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर देगा। ब्रोकर वो देख पाएगा, सीधा उसको भी एक्सेस इजीली मिल जाएगा उसी नेटवर्क पे, सीधा वो बी को कांटेक्ट करेगा, बी को उस नेटवर्क का एक्सेस दे देगा। तो अब क्या होगा, ए और बी इस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो गए। अभी जो चीज़ें ए ने डाली हुई है नेटवर्क पे वो ब्रोकर भी देख पाएगा और बी भी देख पाएगा। तो अभी बी को सारा पता चल गया कि घर कैसा है, क्या प्राइसिंग है, कौन सी लोकेलिटी है, क्या उसके वेरिएबल चीज़ें हैं। तो अब क्या करना है, जो ओवरलुकिंग एजेंसीज है जैसे बैंक, गवर्नमेंट, हर एक जगह पे जो भी ओवरलुकिंग एजेंसीज इंक्लूड होती है वो भी इसी नेटवर्क के ऊपर फंक्शन करेगी। तो क्या फ़ायदा होगा, जब सब लोग एक जगह पे फंक्शन कर रहे हैं तो इसको अलग जगह अलग रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा, ब्रोकर एक अलग रिकॉर्ड नहीं रखेगा, ए पार्टी अपनी एक अलग रिकॉर्ड नहीं रखेगी, बी भी अपना एक अलग रिकॉर्ड नहीं रखेगा। तो सब लोग जब एक ही जगह पे फंक्शन कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से कोई डिले होता है तो पता चल जाएगा ए पार्टी को कि इन्होंने अपना काम कर लिया, इन्होंने अपना काम कर लिया, अभी ये एजेंसी जो है ये कुछ गलती कर रही है, तो वो डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करके काम खत्म करवा सकती है। तो इससे क्या होगा, एक कंबाइंड इकोसिस्टम बन गया, एक सिंक बैठ गया फंक्शनिंग में, कि जिससे इजीली रिजल्ट मिल सके। तो ये एक बेसिक ब्लॉकचेन का आइडिया है कि एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, कि जिसमें हर एक आदमी डेटा डाल सके, डेटा पढ़ सके और डेटा के बारे में जानकारी पा सके। तो ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म हो गया। अभी ये प्लेटफॉर्म के फायदे क्या है, 4 फंक्शनैलिटीज है ब्लॉकचेन की।
सबसे पहली है कंसेंसस, यानी कि हम बचपन में जब कहते थे कि मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी ऑलवेज विंस, डेमोक्रेसी उसी पे काम करती है। तो कंसेंसस यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स शुड एग्री। ब्लॉकचेन में क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ किया है तो इसका डेटा, ये जो डेटा है वो इसके अंदर भी चेंज हो जाएगा, इसके पास जो डेटा है उसमें भी चेंज हो जाएगा, ब्रोकर के पास जो डेटा है उसमें भी चेंज हो जाएगा, और एजेंसीज के पास जो डेटा है उसमें भी चेंज होगा। तो क्या होगा कि जब भी कोई चेंज होता है तो सबके अंदर, सबके पास जो डेटा है उसमें चेंज हो रहा है। तो एवरीवन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विल अग्री, क्योंकि सबको पता है क्या चल रहा है। दूसरी कौन सी चीज है, इम्यूटेबिलिटी। एक बार यहाँ पे कुछ आ गया तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, यहाँ से कुछ भी आप डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर मैं सिंपल एग्जांपल में कहूँ तो जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर ए पार्टी को बी को 100 रुपए देने हैं लेकिन वो 110 रुपए गलती से ट्रांसफर कर देता है, तो वो ट्रांजैक्शन कभी कैंसिल नहीं हो सकता है। अगर एक ही तरीके से वो रिवर्ट कर सकता है, जब बी पार्टी वापस उसको 10 रुपए दे दे, तो वो रिवर्स ट्रांजैक्शन से ही आप उसको कवर अप कर सकते हैं। कभी भी कोई भी चीज जो एक बार ब्लॉकचेन में हो सकी उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है एंड ऑल्टर नहीं कर सकता है। तो इट इज इम्यूटेबल, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता और इसीलिए इट इज इनडिनाएबल। कोई ना नहीं बोल सकता है कि ब्लॉकचेन गलत है, क्योंकि सबके नज़र में वो चीज़ हुई है, सबके अग्रीमेंट से वो चीज़ हुई है। तो कोई भी मना नहीं करेगा कि ब्लॉकचेन में गलती है, क्योंकि इट इज़ अ शेयर्ड थिंग, हर आदमी को पता है। जो तीसरी चीज़ है, ये रिकॉर्ड हम प्रीडेट कर सकते हैं, यानी कि अगर ए पार्टी बी पार्टी को ये घर बेच रही है तो हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसे ही ब्लॉकचेन नेटवर्क से कि ए ने पहले ये घर कहाँ से खरीदा था। ऐसे ही कोई भी एसेट जो होता है उसको हम बैक ट्रेस कर सकते हैं टू इट्स ओरिजिन, वो कब मैन्युफैक्चर हुआ था। अगर हमें कोई एसेट जैसे गाड़ी बाइक का बात करें तो हम प्रीडेट कर सकते हैं कि सबसे पहले ए आदमी के पास था, उससे बी आदमी ने खरीदा, बाद में सी ने खरीदा, बाद में डी ने खरीदा एंड देन वो स्क्रैप में चला गया। तो हम प्रीडेट कर सकते हैं, हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं उसके ओरिजिन तक। तो ये एक और फंक्शनैलिटी है ब्लॉकचेन की। तो ऐसी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं ब्लॉकचेन के। अभी हम ये जो फंक्शनैलिटी समझा उसको एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं। जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वो गाड़ी एक मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता है अपने फैक्ट्री में। तो सबसे पहला जो इंसान आता है वो है मैन्युफैक्चरर। उसके बाद जो दूसरी एजेंसी आती है, मैन्युफैक्चरर डीलर को अपना जो स्टॉक बना है गाड़ियों का वो ट्रांसपोर्ट करेगा। तो सबसे सेकेंड एजेंसी आती है वो है ट्रांसपोर्ट। उसके बाद डीलर प्ले में आता है जब उसके शोरूम में सारी गाड़ियां आ चुकी है। तो तीसरी एजेंसी आती है डीलर। अभी डीलर के वहां से कौन खरीदेगा, हम लोग खरीदेंगे जिनको वो गाड़ी का जरूरत है। तो वी एज अ कस्टमर हम अपना रोल प्ले करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक कस्टमर गाड़ी चलाएगा, वो दूसरे को बेचेगा, तीसरे को बेचेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हर एक ऑटोमोबाइल का एक लाइफ स्पैन होता है, उसको चाहे कितना भी रिपेयर करवा दे, बट एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही कि इट इज बियॉन्ड रिपेयर। तो हम उसको स्क्रैप कर देते हैं या फिर वी सेल इट टू फॉर, उसको डिसइंटीग्रेट करके पार्ट्स उसके सेल हो जाते हैं स्क्रैप मर्चेंट के थ्रू। जो लास्ट एंड में उसका जो एंडिंग पॉइंट आने वाला है वो है स्क्रैप मर्चेंट। तो अभी क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर अपने वहाँ पे एक खुद का डॉक्यूमेंट बना रहा है जिसके अंदर उसने कह दिया कि गाड़ी का कलर कौन सा है, कौन सा मॉडल है, उसका चेसी नंबर क्या है। अभी वो डॉक्यूमेंट उसने अपने ऑफिस में बना दिया, अपने अकाउंट्स में उसने स्टोर कर दिया। उसके बाद क्या होगा, वो मैन्युफैक्चरर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू डीलर तक वो माल पहुंचाएगा। तो मैन्युफैक्चरर और ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बीच में सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है जिसको वो एक अलग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है कि जैसे डिलीवरी चलान हो गया या फिर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर वो फंक्शन करते हैं। अभी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट एजेंसी उसके वहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट बनाएगा कि मैंने ये मैन्युफैक्चरर के इतने मॉडल इतने कलर के मैं डीलर के वहाँ पहुँचाए। तो अभी यहाँ पे एक दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, ऑलरेडी 2 डॉक्यूमेंट और एक ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट, इसको हम ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट बोलेंगे कि जहाँ पे 2 पार्टीज डील कर रही है। और ये इन हाउस डॉक्यूमेंट हो गया कि जो उन्होंने अपनी ऑफिस में क्रिएट किया है खुद के रिकॉर्ड्स के लिए। तो ऑलरेडी एक ही ट्रांजैक्शन में 2 इन हाउस डॉक्यूमेंट और एक ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अभी आगे हम बढ़ते हैं। ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी डीलर के वहाँ पे वो माल पहुँचाएगी। तो अब क्या हो गया, उसने यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया कि मैंने इतने पीसेस डीलर के वहाँ पहुँचा दिए। अब क्या हो गया, डीलर एक और इन हाउस डॉक्यूमेंट बनाएगा कि मुझे मैन्युफैक्चरर से इतने पीसेस मिले।
अभी डीलर और मैन्युफैक्चरर भी कोऑर्डिनेट करेंगे कि मुझे इतने पीसेस मिल चुके, तो यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। यानी कि अभी तो हम सिर्फ दूसरे स्टेज पे हैं और हमने ऑलरेडी 6 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर दिए जो सब अलग अलग जगह पे हैं और अलग अलग चीज़ों को रेफर कर रहे हैं। जबकि है एंड में वो कुछ गाड़ियों के नंबर्स कि ये कलर की गाड़ी इतनी, ये कलर की गाड़ी इतनी, उतने ही चीज़ों के लिए 3 पार्टी के बीच में 6 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो गए। अभी हम और आगे जाते हैं। अभी डीलर के वहाँ पे जब एक कस्टमर जाता है, जब मैं एज अ कस्टमर किसी गाड़ी के शोरूम में जाता हूँ, मैं एक कलर की एक मॉडल की एक गाड़ी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं ट्रांजैक्ट करूँगा वो डीलर के पास कि जब मैं एक और ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाऊँगा कि मैंने ये गाड़ी खरीदी। अभी एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। अभी उसके बाद क्या होगा, डीलर के वहाँ पे भी वो बिल बनेगा कि ये कस्टमर ने गाड़ी खरीदी। मुझे वो बिल मिलेगा, वो मैं मेरे घर पे फाइल में या फिर कहीं पे संभाल के रख दूंगा कि जिससे मेरे पास भी एक रिकॉर्ड रहे कि मैंने ये डीलर से गाड़ी खरीदी। उसके बाद क्या होगा, वो कस्टमर आगे किसी और को सेल करता है, वो आगे किसी और को सेल करता है। और जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट आएगा जब वो ऑटोमोबाइल, वो गाड़ी या वो बाइक एक ऐसी हालत पे पहुंच जाएगी कि उसका कुछ नहीं हो सकता है, तो उसको बाद में वो स्क्रैप के थ्रू डिस्ट्रॉय करवाते हैं। तो वो तब क्या होगा, उस टाइम पे जो उसका लास्ट कस्टमर होगा वो स्क्रैप मर्चेंट के पास एक अलग डॉक्यूमेंट करवाएगा, स्क्रैप वाला उसके वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा कि मैंने ये कस्टमर या ये इंसान से ये बाइक या गाड़ी खरीदी एंड आई डिस्ट्रॉयड इट। तो अब क्या हो गया, ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इग्नोर किए, फिर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डॉक्यूमेंट्स तो ऑन पेपर अभी हमें सामने दिख रहे हैं। अब क्या हो गया, कस्टमर और कोई इंश्योरेंस के थ्रू भी वो क्लेम कर सकता है, कस्टमर बैंक लोन लेके भी डीलर से कर सकता है। तो ऐसी काफ़ी सारी एजेंसी ऐड हो रही है। अब क्या हो गया, जब इतना सारा डॉक्यूमेंट, इतना सारा टाइम बढ़ रहा है, तो जब एक सिंपल सी गाड़ी है जो मैन्युफैक्चरर से ट्रांसपोर्ट के थ्रू डीलर को मिलती है, जहाँ से कस्टमर खरीद के बाद में उसका लाइफ ख़त्म होता है एंड वो स्क्रैप के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इतनी एक सिंपल प्रोसेस में कम से कम टाइम में अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि वी स्विच टू द ब्लॉकचेन मॉडल इंस्टेड ऑफ दिस ट्रेडिशनल मॉडल। तो अगर ये ट्रेडिशनल मॉडल हो गया, अभी इसके अंदर हमने एक सबसे बड़ा एजेंसी को कंसिडर ही नहीं किया है, विच इज़ RTO, जो यहाँ से लेके यहाँ से कंसिडर करे तो यहाँ तक सब जगह पे वो ध्यान रखता है कि कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, किस डीलर के वहाँ पहुँचा, डीलर ने कौन से कस्टमर को बेचा, कस्टमर को भी RTO में रजिस्टर करना पड़ता है। कस्टमर स्क्रैप में भेजेगा तो वो गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गया, उसका भी कोई RTO को तो प्रूफ देना पड़ेगा। तो ऐसे ओवरलुकिंग एजेंसीज भी काफ़ी सारे होते हैं। तो जब इतने सारे लोगों को काम करना है, लॉन्ग टर्म काम करना है, कस्टमर्स भी संभालने हैं और एफिशिएंटली काम करना है, तो ब्लॉकचेन में जब वो शिफ्ट होते हैं तो क्या होगा, एक लेजर क्रिएट हो गया जिसके अंदर एक मॉडल आ गई, कलर आ गया, चेसी नंबर आ गया, या फिर जो व्हीकल का नंबर प्लेट नंबर होता है वो आ गया। सपोज इतनी 4 चीज़ें अगर हम कंसिडर करें तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरर जब गाड़ी को बनाता है तब उसका नंबर प्लेट का कोई नंबर नहीं होता है, तो बाकी के 3 चीज़ें उसने एंट्री कर दी। तो क्या हो गया, एक गाड़ी का एक लेजर बन गया। अभी क्या करना है, वो RTO वाला भी देख लेगा कि इसके अंदर क्या हुआ। अभी ये डेटा जो है वो RTO वाला देख सकता है और मैन्युफैक्चरर देख सकता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट को बताया तो सीधा इसके अंदर एंट्री हो जाएगा कि दिस मॉडल, दिस पर्टिकुलर कार, ये गाड़ी को ये ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ने ट्रांसपोर्ट किया है, किसके वहाँ पे, X डीलर के वहाँ पे। तो एक एंट्री उस गाड़ी के लेजर में पड़ गई कि ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने XYZ डीलर के वहाँ पे मॉडल पहुँचा दिया, ये पीस पहुँचा दिया। अभी उसी के अंदर एंट्री हो जाएगा कि कस्टमर ने खरीद लिया, और उसी के अंदर एंट्री हो जाएगा कि स्क्रैप ने खरीद ली, स्क्रैप के वहाँ पे पहुँच गया और स्क्रैप ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब क्या हुआ, जब एक कॉमन लेजर है, हर एक के वहाँ पे अलग लेजर नहीं है, तो क्या हो गया, अगर ये गाड़ी में कोई फॉल्ट आता है, इसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम होता है या फिर ये चोरी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो इस पर्टिकुलर गाड़ी के एक लेजर से हम उसका वो मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके एंड तक सब कुछ देख सकते हैं कि ये गाड़ी किस कस्टमर ने खरीदी थी, वो कौन से डीलरशिप से खरीदी थी, वो कौन से ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू मैन्युफैक्चरर के वहाँ से पहुँची थी,
तो इतना सारा चीज़ जब एक ही जगह से पता चल जाएगा तो सब लोगों का टाइम बचेगा। टाइम क्यों बचेगा? क्योंकि इसको यहाँ पे मैन पावर रखने का ज़रूरत नहीं है, अपने वहाँ पे सब डॉक्यूमेंटेशंस क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो बन रहे हैं उसका काम हो जाएगा। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ शेयर्ड लेजर। ये एक लेजर होगा जो हर किसी के पास शेयर्ड होगा, हर कोई इसका डेटा देख पाएगा, हर एक आदमी इसको जान पाएगा, और इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो तुरंत पिन पॉइंट होके उसको हम बैक ट्रेस करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ये एक शेयर्ड लेजर हो गया तो टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस थी, क्योंकि गाड़ी मैन्युफैक्चरर से डीलर तक पहुंचने में अगर 2 दिन ले रही है तो कुछ भी हो जाए वो 2 दिन ही लेगी, अगर कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस हो गया तो उस केस में क्या होगा, जब वो 2 दिन ही लेने वाली है तो जो बाकी का टाइम जा रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांजैक्शनल हो या इन हाउस हो, डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज़्यादा टाइम जा रहा है। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर के वहाँ गाड़ी बनती है, डीलर के वहाँ पहुँचती है, तो वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं पहुँचती है, वो 100-200 कितनी भी गाड़ियाँ पहुँच सकती है। तो उसको प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा कि हाँ ये मॉडल आ गया, ये पीस आ गया, ये पीस आ गया। तो क्या होगा, हर एक प्रोसेसिंग में टाइम लगाएगा। अभी उसका जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वो और टाइम ऐड करेगा। तो प्रोसेसिंग के अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन का टाइम है वो सीधा निकल जाएगा एंड प्रोसेस ऑटोमेटिकली थोड़ी स्पीडी हो जाएगी। ये सब मैन पावर ऑक्यूपेंसी जो है, जब हर एक चीज़ आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ रही है, वो नेसेसिटी निकल जाएगी। जो आप एक ही आदमी रखे जो लेजर में एंट्री करता जाए, जो हर एक के वहाँ पे सेम ही चीज़ होगी। तो हमें ये तो पता है कि मैन्युफैक्चरर के वहाँ पे जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है और ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब वो डीलर के वहाँ पहुँचती है, तो जो डिस्टेंस काटने में जो टाइम लगता है वो तो फिक्स है कि अगर 2 दिन लगने वाले हैं तो वो 2 दिन में ही पहुँचेगी मैन्युफैक्चरर से डीलर के वहाँ पे। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो ही वो टाइम इंक्रीज़ होता है, वरना वो फिक्स है कि वो इतने दिन में पहुँच ही जाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि अगर ये फिक्स टाइम है, डीलर के वहाँ से कस्टमर जब खरीदता है तो उसका प्रोसेसिंग का एक फिक्स टाइम होता है यूजुअली, और वो गाड़ी का लाइफ भी पता ही होता है मैन्युफैक्चरर को, ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 50 साल या 40 साल तक चलती है, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। तो ये जब सारे टाइम फिक्स हैं तो मेजॉरिटी टाइम डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग में जाता है। अभी प्रोसेसिंग तो हर एक इंसान का कैपेसिटी अलग होता है, उसको हम नहीं निगलेक्ट कर सकते हैं, बट जो डॉक्यूमेंटेशन में जो टाइम जा रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग दिस शेयर्ड लेजर। उसके बाद क्या होता है, अच्छा खासा टाइम आरटीओ में भी चला जाता है, क्योंकि आप जब गाड़ी खरीदते हैं डीलर के वहाँ से तो आपको वो गाड़ी आरटीओ में रजिस्टर करवानी पड़ती है, आपका ओनरशिप निकलता है, आरसी बुक बनता है, हर एक चीज़, उसका नंबर प्लेट आता है, तो वो वहाँ पे भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वो भी जब इसको सुपरवाइज कर सकती है, वो इसको ओवरलुक करेगी, तो उसको भी पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरर कौन है, डीलर कौन है, कस्टमर कौन है, तो सीधा वो बैक ट्रेस कर पाएगी, उसको और किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी। और आरटीओ एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है, उसको पता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी उसको पता होता है। तो वो पहले ही बता देगी कि जो शेयर्ड लेजर है उसके अंदर इतना चीज़ें होना ही चाहिए। तो क्या होगा कि उसको जो भी चाहिए वो इंस्टेंटली उसको मिल रहा है, तो आरटीओ जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसको भी फंक्शनिंग में उतना टाइम नहीं जाएगा। तो ये एक शेयर्ड लेजर का फ़ायदा है कि डॉक्यूमेंटेशन का टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आप इजीली कस्टमर को जल्दी गाड़ी पहुंचा पाएंगे, सारा एजेंसीज इजीली फंक्शन कर पाएगा, टाइम रिड्यूस होगा तो आपको कस्टमर को भी आपका गाड़ी का डिलीवरी जल्दी मिल जाएगा। तो यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन में भी ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि एक शेयर्ड लेजर से हम टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर को आरटीओ के धक्के खाने पड़े तो वो डीलरशिप का इनएफिशिएंसी दिखता है। तो यानी कि ओवरऑल एज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अगर आपको एक पूरा सिस्टम कंप्लीट करना है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करना है, देन शेयर्ड लेजर, ब्लॉकचेन शेयर्ड लेजर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप सोचेंगे कि ये ऐसा एक पूरा सिस्टम, इतना सारा एजेंसी को मिक्स करके एक ऐसा सिस्टम बनाना, इट वुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, बट एक अच्छा सा चीज़ ये भी है कि हमें कहाँ ब्लॉकचेन क्रिएट करना है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, बट हमें उसको एक टेक्नोलॉजी के नज़रिए से नहीं देखना है, हमें उसको उस नज़रिए से देखना है कि दिस इज़ अ वे ऑफ फंक्शनिंग, ये काम करने का एक तरीका है
ये काम करने के तरीके को हम अगर अपने बिजनेस में जितने हद तक इम्प्लीमेंट कर सके उतने हद तक हम अपना एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको गूगल शीट्स के बारे में तो पता ही होगा। गूगल शीट्स क्या है? एक ऑनलाइन एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमको हर एक के कंप्यूटर में इंडिविजुअली देती है, गूगल शीट्स ने क्या फैसिलिटी दिया कि एक ऑनलाइन एक्सेल शीट क्रिएट करके दे दी आपको, जिसके अंदर आप कोई भी चेंज करते हैं तो वो शीट जिसके पास एक्सेस है हर कोई वो चेंज को देख पाएगा। जैसे कि अगर आप उसके अंदर आपने ऐसा ही एक सिस्टम क्रिएट कर दिया कि मैन्युफैक्चरर के अंदर आपने कॉलम में डाल दिया कि सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कॉलम कलर, बाद में मॉडल नेम, वो कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ, बाद में ऐसा अगर आपने एक पूरा शीट ही बना दिया तो क्या होगा, उसका एक्सेस आपने खुद को दे दिया मैन्युफैक्चरर के रोल पे, अपने डीलर को दे दिया। तो जब इन दोनों के पास ये सिस्टम आ गई तो क्या होगा, सीधा वो देख पाएगा मैन्युफैक्चरर जब वो गूगल शीट में एंट्री करेगा कि मैंने ये कलर का इतना पीस, ये मॉडल का, ये चेसी नंबर का मैंने इस ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के थ्रू डीलर को भेजा है, तो डीलर को भी वो गूगल शीट में दिख जाएगा कि मुझे इतना माल आने वाला है, तो वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा वो माल रिसीव करने के लिए। तो क्या हो गया, प्रोसेसिंग का टाइम रिड्यूस हो गया और एक ट्रांसपेरेंसी आ गया कि मैन्युफैक्चरर ने जो भेजा है वही डीलर को मिला। अभी गूगल शीट्स में एक और आसान सा चीज़ भी है कि आप वो भी देख सकते हैं कि कौन से एजेंसी ने या फिर कौन से बंदे ने वो गूगल शीट में किस टाइम पे कौन सी जगह पे चेंजेस किया है। यानी कि अगर कोई चेंज कर भी देता है ना तो उसका रिकॉर्ड बन जाता है एक, कि यह आदमी ने यहाँ पे इस टाइम पे इस डेट को चेंज किया था। तो आप वो भी बैक ट्रेस कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी ने चेंज किया है, कोई फ्रॉड करने का ट्राई कर रहा है, तो आप इजीली उसको पकड़ सकते हैं और उसको आप सिस्टम से जब निकाल देंगे तो आपका वो फ्रॉड होने का या फिर एक मिसयूज होने का चांस भी निकल जाएगा। तो गूगल शीट एक तरीके से अगर हम कहें तो सस्ता ब्लॉकचेन है जो आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं एंड उससे भी आपका एफिशिएंसी बढ़ सकता है। ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जो आपके इंडस्ट्री में आपके बिजनेस के रिलेटेड होंगे, जिसको आप यूज़ करके अपना एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक शेयर्ड लेजर का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक ब्लॉकचेन के फॉर्म पे अगर डायरेक्टली एक ब्लॉकचेन का सिस्टम क्रिएट करके अगर हम इम्प्लीमेंट कर सके तो वो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि ये अभी एक काफ़ी एक्सपेंसिव एंड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो आपको ये करने का भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली यूज़ इट इन अ डिफरेंट वे। उसको आप एक SOP विच इज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक काम करने के तरीके के फॉर्म में लेके भी उसका यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द रिजल्ट्स। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के फॉर्म पे ब्लॉकचेन का बेसिक जो कोर मॉडल है वो समझा। अभी हम आगे देखेंगे कि ब्लॉकचेन एक्चुअली क्या है, उसका नाम कहाँ से आया, उसके नाम का मीनिंग क्या है एंड हाउ दैट relates to how blockchain works. See you in the next video. Thank you so much.